हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद दिव्या। तो हमने पिछले वीडियो में आईसीडी किया था, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे यूनिट 2 साइकोपैथोलॉजी का डायग्नोस्टिक एंड द स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर डीएसएम। मैंने आपको बताया था कि इसको कैटेगराइज किया, पहले हमने आईएसडी पढ़ दिया था, आज हम करेंगे डीएसएम। ठीक है, तो इसको भी मैंने कुछ इस वे में किया है, कुछ हद तक तो मुझे बुक से ही करवाना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी है, जो इस पैराग्राफ में दे रखा है वही चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। आई होप विजिबल होगा। प्लीज़ राइटिंग की तरफ ज़्यादा फोकस ना करें, राइटिंग मेरी सही नहीं है, ये जस्ट आप लोगों को करवाने के लिए है कि इजी रहे। चलो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, डीएसएम का क्या फुल फॉर्म है? डायग्नोस्टिक एंड द स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर। अब डीएसएम पब्लिश्ड बाय, किसने पब्लिश की थी? ये सब पैराग्राफ में लिखा है, वही मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आता है हमारा हिस्ट्री ऑफ डीएसएम। ये चीज़ ये लिखा था, अब ये हिस्ट्री ऑफ डीएसएम, अब हमें इसको करना है। अब हिस्ट्री ऑफ डीएसएम में क्या आएगा? यूनाइटेड स्टेट डेवलप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी मेंटल डिसऑर्डर। अब क्या किया था यूनाइटेड स्टेट ने कि स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन निकाली थी। किसके लिए? मतलब कि स्टैटिस्टिक आप जानते हो नंबर्स में है ना, परसेंटेज में। सो अब देखो, नेशनल सेंसस ऑफ 1840 में क्या हुआ? यूज्ड ए सिंगल कैटेगरी। पहले तो एक ही कैटेगरी का उन्होंने इस्तेमाल किया, आइडियोसी एंड दी इंसैनिटी। इसका मतलब कि एक्सट्रीमली स्टूपिड बिहेवियर के ऊपर ही इन्होंने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी। कब? 1840 में। देन उसके बाद आता है सेंसस 1880 में। अब इसमें क्या किया था? 7 कैटेगरीज ऑफ मेंटल डिसऑर्डर वॉज मेंशन। अब इसमें जो है 7 कैटेगरीज को मेंशन किया था। वो कैटेगरीज क्या है? कुछ हम पहले कर चुके हैं, जो पहले नहीं किया होगा उसका मैं मीनिंग बता दूंगी। फर्स्ट इज मेनिया, देन मेलेकोनिया, देन मोनोमेनिया, देन पैरासिस एंड डिमेंथिया, डायसोमनिया एंड एपिलेप्सी। तो आई होप मेनिया भी मैंने बता दिया था, फिर बता देती हूँ। मेनिया इज़ वेरी एक्साइटेड, किसी भी चीज़ के लिए पागलपन। मेलाकोनिया डीप सैडनेस। मोनोमेनिया एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन ऑन वन थिंग, एक ही चीज़ पे, है ना। पैरासिस क्या है? मसल वीकनेस, अपनी मसल्स जो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जा रहा है। ठीक है ना। डिमेंथिया क्या है? किसी इंजरी की वजह से जो है ब्रेन में डैमेज हो जाना, है ना, थिंकिंग कैपेसिटी हमारी ख़त्म ही हो जाना, है ना। देन है डायसोमनिया, क्या है? अनकम्फर्टेबल क्रेविंग ऑफ अनकंट्रोलेबल क्रेविंग फॉर एल्कोहल, एल्कोहल लिक्विड के लिए बिल्कुल ही जो कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ठीक है। देन एपिलेप्सी क्या होगा? नर्व सेल डिस्टर्ब इन द ब्रेन, अनकॉन्शियस बिहेवियर। वेरी कॉमन है एपिलेप्सी, बिल्कुल ही इंसान का बिहेवियर कैसा हो जाता है? अनकॉन्शियस हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ये कहाँ पे है? ये सब इस पैराग्राफ में दी हुई है। अब उसके बाद क्या हुआ? 1970 में 1970 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, APA, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। देन नोन एज, इसको कैसे जाना गया? देन कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, और कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स प्लस टुगेदर विद नेशनल कमीशन ऑन द मेंटल हाइजीन। अब इन्होंने क्या क्या किया? मतलब APA और इस कमीशन ऑफ द मेंटल हाइजीन ने डेवलप्ड ए न्यू गाइड फॉर द मेंटल हॉस्पिटल। एक अलग से ही न्यू गाइडलाइंस बनाई मेंटल हॉस्पिटल के लिए, जिसे कि क्या कहा गया? स्टैटिस्टिकल मैनुअल कहा गया। किसके लिए यूज़ हुई? यूज़ फॉर इंस्टीट्यूशन फॉर द इंसेन इन 1970। इंसेन होते थे जहाँ पे मेंटली डिस्टर्ब लोगों को रखा जाता था हॉस्पिटल में, उसको ये नाम दिया गया था। तो उसके लिए एक इन्होंने अलग ही गाइडलाइंस बनाई थी। तो इस मैनुअल के अंदर क्या था? 22 डायग्नोसिस थे, एंड दिस वॉज रिवाइज सेवरल टाइम बाय APA ओवर ईयर। उसको जो है हमारे अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन में बहुत बार रिवाइज किया था। तो ये यहाँ तक हो गया। अब आता है हमारा, ये भी फर्स्ट पैराग्राफ था। अब हम करेंगे रिवीजन ऑफ डीएसएम। अब हम यहाँ पे चलते हैं। अब रिवीजन ऑफ रिवीजन ऑफ डीएसएम। अब इसमें देखो, रिवीजन ऑफ डीएसएम में हम क्या करेंगे? इन व्यू ऑफ नीड अराइज फ्रॉम द वर्ल्ड वॉर II। उस वक्त जो है इसकी नीड हुई थी, है ना, नीड अराइज हुई थी। तो उस वक्त क्या हुआ? एक कमेटी हेडेड बाय साइकेट्रिस्ट की कमेटी एंड द विलियम सी मैनेजर विद द हेल्प ऑफ US साइकेट्रिस्ट। अब इन्होंने मिलकर क्या किया था? इन्होंने डेवलप की थी नई क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसका नाम क्या दिया था? कॉल्ड मेडिकल 203। ये इसका नाम है, नाम दिया था स्कीम को। कब? 1943 में। ठीक है। अब रिवीजन ऑफ डीएसएम। अब DSM-1, ये चीज़ DSM-1 कब? 1952 में।
DSM 1 आया फर्स्ट देखना। 1949 में क्या हुआ था, WHO ने पब्लिश किया था 6th रिवीजन ऑफ IST विच इंक्लूड, पहली बार उन्होंने मेंटल डिसऑर्डर को उसमें मेंशन किया था, मेंटल डिसऑर्डर के बारे में। फिर 1950 में APA कमेटी ने सर्कुलेट किया था उस चीज़ को। देन डायग्नोस्टिक एंड द स्टैटिस्टिक मैनुअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर को क्या हो गया था, अप्रूव हुआ 1951 में, और वो पब्लिश हो गया 1952 में। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हुआ कंसेप्चुअल, द स्ट्रक्चर एंड द फ्रेमवर्क वेयर द सेम एज मेडिकल 203। तो अब जो इसका कॉन्सेप्ट था ना DSM 1 का, जो ये रिवाइज किया हमने DSM 1, इसका फ्रेमवर्क कैसा था, ऐसा था जो मेडिकल 203 में था, ये काफ़ी हद तक उसकी तरह ही था। ठीक है, अब दिस मैनुअल वॉज, अब ये मैनुअल कितना बड़ा था, इसमें 130 पेजेस लंबा था एंड लिस्टेड 106 मेंटल डिसऑर्डर इसमें लिस्ट किए थे। अब DSM 1 मेड ऑफ 94% चेंजेस इन द नोमेनक्लेचर, इसमें 90% चेंजेस थे नेम्स पे फॉर द प्रायर सिस्टम, पहले सिस्टम में जो था उससे इसमें 94% चेंजेस थे, और 70 डिसऑर्डर टर्म्ड यूज्ड रिएक्शन, इसमें जो 70 जो डिसऑर्डर थे वो रिएक्शन के ऊपर ही बेस्ड थे, कि जो मान लो पर्सन का जो रिएक्शन आ रहा था किसी भी प्रॉब्लम को लेके, तो वो उसके ऊपर बेस्ड थी। जैसे सीजोफ्रेनियन रिएक्शन, कि पर्सन कैसा, उस रिएक्शन को देख के पर्सन को ना डायग्नोज किया जा रहा था। ठीक है, अब DSM 1 इज सर्कुलेटेड ऑन द बेसिस दैट इट वाज साइको एनालिटिक इन इट्स थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ये कैसा था, और थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन में साइको एनालिटिक था। द टर्म अनकॉन्शियस वॉज मैंशनड अ फ्यू, अब इसके ना ये क्रिटिसाइज है, क्रिटिसिज्म क्या अब DSM 1 का, ये यहाँ तक बताया। नाउ DSM 1 इज क्रिटिसाइज ऑन द बेसिस ऑफ, एक तो ये साइको एनालिटिक था, दूसरा क्या था, इसमें अनकॉन्शियस वॉज मैंशनड अ फ्यू टाइम्स इन डिस्क्राइबिंग साइकोन्यूरोटिक डिसऑर्डर इन DSM 1, और इसमें अनकॉन्शियस को काफ़ी ज़्यादा जो है डिस्क्राइब किया गया था। ओके, अब ये हमारा कौन सा है, मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारा DSM 1 डन। ठीक है, अब आता है हमारे पास DSM 2। अब 1968, अब APA इन्वॉल्वमेंट इन मेंटल डिसऑर्डर सेक्शन ऑफ ICD-8 एंड पब्लिश्ड ए रिवीजन ऑफ DSM इन 1968। अब इन्होंने क्या किया था, अब ICD-8 में जो है पब्लिश जो हुआ था DSM, तो उसमें क्या क्या इन्होंने उसमें मेंटल डिसऑर्डर का सेक्शन जो रहा है ICD-8 में, तो उसको पब्लिश किया। उसमें क्या क्या लिस्टेड था, 182 डिसऑर्डर थे, 134 पेजेस लंबा था। इट वॉज क्वाइट सिमिलर टू, ये DSM 1 की तरह काफ़ी हद तक दिखता था। द टर्म रिएक्शन वॉज ड्रॉप्ड बट द टर्म न्यूरोसिस वॉज रिगेन्ड। अब उसमें रिएक्शन वर्ड यूज़ हुआ था, टर्म इसमें रिएक्शन वर्ड को उन्होंने नहीं ख़त्म कर दिया था, और इसको न्यूरोसिस वर्ड से जो है रिगेन किया था। ठीक है, बोथ DSM एंड DSM 2 रिफ्लेक्ट दिया, दोनों में क्या चीज़ थी, प्रीडोमिनेंट साइकोडायग्नोमिक साइकेट्री, दे ऑल्सो इंक्लूड द बायोलॉजिकल क्रेप्टन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन दोनों में एक रहा साइकोडायनामिक साइकेट्री के ऊपर ज़्यादा फोकस कर, और इसमें साथ में एक और चीज़ हुई, बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को भी इन्होंने इंक्लूड किया। देन सिम्टम वर, अब इसका भी क्या है, इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स है। सिम्टम वर नॉट स्पेसिफाइड इन डिटेल फॉर ए स्पेसिफिक डिसऑर्डर। अब इसका ड्रॉबैक है कि पर्टिकुलर डिसऑर्डर का जो है ना सिम्टम जो है ढंग से नहीं है, स्पेसिफिक नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अब डिसऑर्डर वर सीन एज रिफ्लेक्शन ऑफ द माल अडेप्टिव रिएक्शन टू लाइफ प्रॉब्लम, जो डिसऑर्डर जो दिख रहे थे, एंड द सोशोलॉजिकल एंड द बायोलॉजिकल नॉलेज वॉज ऑल्सो इनकॉपरेट, वो मैच नहीं कर रही थी इन ए मॉडल दैट डिड नॉट एम्फेसिस ए क्लियर बाउंड्री बिटवीन द नॉर्मलिटी एंड एबनॉर्मलिटी। वो मैच नहीं कर रहा था कि एबनॉर्मलिटी है नॉर्मलिटी के बीच में क्या पर्टिकुलर डिफरेंस है। आफ्टर क्रिटिसिज्म ऑफ DSM 2, इसमें क्या है, द टर्म होमोसेक्सुअलिटी एक टर्म इसमें यूज़ हुई थी DSM 2 में, उसको रिप्लेस कर दिया गया फिर ईगो डायस्टोमिक होमोसेक्सुअलिटी से। ठीक है, इसमें यही है। उसके बाद आता है हमारा, ये हो गया हमारा ये वाला। ठीक है, अब आ जाता है हमारा DSM 3। DSM 3 कब है, 1980 में। इन न्यू रिवीजन ऑफ द DSM वॉज मेड इन 1974। अब नया रिवीजन हुआ किसने, विद रोबर्ट स्पिट्जर ने। अब इस रिवीजन में क्या था, दिस रिवीजन वॉज एम्ड एट
अब इनका एम क्या था? इम्प्रूविंग दी यूनिफॉर्मिटी को इम्प्रूव करना, वैलिडिटी ऑफ द साइकेट्री डायग्नोसिस, ठीक है, स्टैंडर्डाइजिंग डायग्नोस्टिक प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड, कि पूरी दुनिया में जो भी वो हो ना डायग्नोसिस की प्रैक्टिस इम्प्रूव हो, ठीक है, टू फैसिलिटेट दी फार्मास्यूटिकल रेगुलेशन प्रोसेस टू अवॉइड दी क्रिटिसिज्म लेवल्ड इन DSM-2। अब जो क्या बोलते फार्म इसका है कि अब जो मेडिसिन की रेगुलरिटी भी रहे और जो क्रिटिसिज्म DSM-2 में मिला वो ना मिले, ठीक है, ये DSM-3 का रिवीजन था। द क्राइटेरिया फॉर द मैनी मेंटल डिसऑर्डर वर टेकन फ्रॉम रिसर्चर डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एंड दी फरहन क्राइटेरिया। अब जो प्रॉपर डिसऑर्डर उसके लिए जो है ना क्राइटेरिया जो देखने लगे पूरी तरह से कि अगर वो मैच करते हैं तो ही हम उस पर्सन को उस डिसऑर्डर में डालेंगे, पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया गया डिजीजेस का, ठीक है। DSM कंसेप्चुअलाइज ईच ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर एज ए क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बिहेवियर और द साइकोलॉजिकली सिंड्रोम, तो क्लिनिकली भी वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद DSM-3 ही पब्लिश्ड हुआ थी। DSM-3 पब्लिश्ड इन 1980 में पब्लिश हुआ, 449 पेजेस, लिस्टेड 265 डायग्नोस्टिक कैटेगरीज थी एंड पब्लिश्ड बाय 93% चेंजेस इन द नोमेनक्लेचर, और इसमें कितने 93% चेंजेस थे, ठीक है। अब DSM-3 प्रोवाइडेड ए वास्ट इंक्रीज एंड दी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच डिसऑर्डर, ने हर एक डिसऑर्डर का तो ढंग से बैकग्राउंड बताया था, अच्छे से उसको लिस्ट किया था, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। हाँ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हमारा यही DSM-3 फिर से रिवाइज हुआ, DSM-3R 1887 में। इट इज़ ए रिवीजन ऑफ ए DSM-3। अब इसने कैटेगराइज वर किस किस में? 3 इसमें, रीनेम्ड, रीऑर्गेनाइज्ड एंड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन क्राइटेरिया वर मेड। इसमें ये 3 चीज़ों को इसने जो है कैटेगराइज किया। अब 6 कैटेगरी वर डिडक्टेड। अब इसमें क्या हुआ? DSM-3 में 6 कैटेगरीज को उन्होंने डिलीट किया, जबकि सम न्यू कैटेगरी वर एडेड, कुछ चीज़ों को उन्होंने ऐड ऑन किया, ठीक है। कॉन्ट्रोवर्शियल डायग्नोसिस सच एज ए, अब इसमें एक चीज़ दी रखी थी, एक प्रीमेंस्ट्रुअल डायफीरिया डिजीज़ एक ये, और एक है मैसेस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल रहा था, इसको उन्होंने क्या डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। और सेक्सुअल ओरिएंटेशन डिस्टर्बेंस वाज आल्सो रिमूव, इसमें ये जो चीज़ें दी थी इसको रिमूव किया, इसको भी रिमूव कर दिया था। देन DSM-3 रिवाइज, ये क्या कंटेन 92 डायग्नोसिस एंड 567 पेजेस। अब ये हमारा DSM-3 हो गया, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा, ये DSM-3 हो गया। अब हम आ जाते हैं DSM-4 पे। अब जो ये DSM-4 है, DSM-4 लिस्टेड 297 डिसऑर्डर, 886 पेजेस। ए मेजर चेंजेस फ्रॉम द प्रीवियस वर्जन वॉज, पहले वर्जन से इसमें सबसे बड़ा मेजर चेंज क्या था? इंक्लूजन ऑफ क्लिनिशियन सिग्निफिकेंस क्राइटेरियन टू ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कैटेगरीज, ठीक है। इसमें जो है किसका है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस होना सबसे ज़्यादा जरूरी माना गया था। विच रिक्वायर, क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि फिर हम उस चीज़ को डायग्नोज करेंगे? सिम्टम, कॉज, क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, इम्पेयरमेंट इन द सोशल ऑक्यूपेशन एंड द अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ द फंक्शन, ये सब चीज़ों की उसमें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। यही यहाँ तक ही मैंने इसके नोट्स बनाए हैं, बाकी मुझे बुक से करवाने वाला ही लगा, एज इट इज़ ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अब उसके बाद कौन सा आता हमारा? 1 मिनट, DSM-4 हो गया ना, 1 सेकेंड, DSM-3, DSM-4, जस्ट अ वेट, हाँ एक ही, हाँ ये देखो। उसके बाद आता है हमारा DSM-4, द करंट वर्जन ऑफ द DSM। अब इसको मैं बुक से करवाऊँगी। उसके बाद आता है हमारा जो करंट वर्जन है हमारा, वो क्या है? सॉरी, 1 मिनट, आई होप विजिबल होगा। DSM-4, द करंट वर्जन ऑफ द DSM। आई होप आप लोगों को विजिबल है। 1 मिनट सेट करने दीजिए। तो अब इसमें क्या है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैन्युअल, ये आप डेफिनेशन भी बोल सकते हो। DSM की डेफिनेशन क्या है? डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिक मैन्युअल ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर इज स्टैंडर्ड फॉर द क्लासिफाइंग मेंटल डिसऑर्डर दैट आर यूज्ड बाय द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आएगी।
आ सकती है ये, और यूएस में इसको यूज़ करते थे। अब इसमें क्या चीज़ है कि इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, क्लिनिशियन, रिसर्चर एंड मैनी अदर ओरिएंटेशन, फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव बिहेवियर, इंटरपर्सनल, फैमिली सिस्टम, इन सब में ये चीज़ जो है यूज़ हो सकती है। अब DSM-4 TR का मतलब है DSM-4 टेक्स्ट ऑफ रीजन। फर्स्ट पॉइंट क्या है, हैज़ बिन डिजाइंड फॉर ए यूज़ अक्रॉस दिस सेटिंग सच एज, सबके लिए डिज़ाइन है, कोई इम्पेशेंट है, आउट पेशेंट है, पार्शली हॉस्पिटलाइज है, ठीक है ना, तो क्लिनिक भी यूज़ कर सकता है, प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले भी इसको यूज़ करते हैं, सोशल वर्कर, साइकोलॉजिस्ट, नर्स, ऑक्यूपेशन, सब इसको जो है इस्तेमाल करें, ठीक है। देन है DSM इज़ ऑल्सो ए नेसेसरी टूल फॉर कलेक्टिंग दी कम्युनिकेशन एक्यूरेट पब्लिक हेल्थ स्टैटिस्टिक्स। तो DSM से हमें क्या है कि हमें जो स्टैटिस्टिकली एक्यूरेसी भी मिल जाती है, ठीक है। तो अब इसको क्या है, इसको 3 चीज़ों में उन्होंने डिवाइड किया है। इसके 3 क्राइटेरिया है। नंबर 1 करेक्टरिस्टिक है, नंबर 1 डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन, 3 चीज़ों में इसको क्लासीफाई किया है। नंबर 2 है हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, नंबर 3 है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट। अब सबसे पहला क्या है हमारे पास, तो अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन। अभी डायग्नोस्टिक क्लासिफिकेशन क्या है, तो DSM-4 जो है ना, इसकी जो क्लासिफिकेशन की है, इसकी जो कैटेगरी है वो कैसी है, प्रोटोटाइप है, ठीक है। अब जो पेशेंट थोड़ा क्लोजली भी उस डिजीज़ के नज़दीक होगा तो उसको हम क्या कर देंगे, इस डिसऑर्डर में डाल देंगे, ठीक है ना। वो जैसे कि हो सकता है माइल्ड हो, मॉडरेट हो, सीवियर हो, बट हम उसको क्लासीफाई कर देंगे। हाफ ऑफ द डिसऑर्डर सिम्टम, अगर हमें आधे भी सिम्टम दिख रहे हैं, मस्ट बी सफिशिएंट टू कॉज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस। अब अगर आधे सिम्टम हमारे को उस डिसऑर्डर के दिख रहे हैं तो वो सफिशिएंट है हमें पर्सन को जो है क्लिनिकली उस डिसऑर्डर में जो है कैटेगराइज करने के लिए। तो इसमें यही लिखा है, ठीक है। अब उसके बाद एक और चीज़ हम यहाँ से देखेंगे, एसोसिएट विद ईच डायग्नोस्टिक लेवल इट इज़ डायग्नोज कोड। अब क्या हुआ कि जो भी डायग्नोस्टिक का एक लेवल होता है ना, कि जैसे इसको ये प्रॉब्लम है, उसके साथ क्या किया गया, एक कोड लगाया गया, विच इज़ यूज प्राइमरी बाय द इंस्टीट्यूशन एंड एजेंसीज फॉर द डाटा कलेक्शन। पहले डाटा कलेक्शन के लिए उसको यूज़ कर दिया गया, उसके बाद क्या है, द डायग्नोस्टिक कोड आर ड्राइव्ड फ्रॉम द कोडिंग सिस्टम यूज्ड बाय ऑल द हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन दी यूनाइटेड स्टेट नॉन एज ICD। उसके बाद उसको जो है ICD में जो है, जैसे देखा था ना, हर एक बीमारी के सामने कोड्स लगे हुए थे, तो एज से उसको यूज़ कर दिया गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। अब ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, अब इस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में जो है, ईच डिसऑर्डर इंक्लूड इन द DSM-4, वो क्या करेगा, सेट ऑफ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, पर्टिकुलर से कुछ क्राइटेरियाज रहेंगे, किसके, इंक्लूडिंग सिम्टम दैट आर प्रेजेंट एंड फॉर हाउ लॉन्ग, जो इसमें सिम्टम प्रेजेंट रहेंगे और वो देखा जाएगा कि वो कब तक रहेंगे, ठीक है ना। एंड दीज क्राइटेरिया कॉल्ड, जो वो प्रेजेंट है सिम्टम, उनको क्या कहा गया, इंक्लूजन क्राइटेरिया, एज वेल एज दो सिम्टम दैट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट, उसको क्या कहा गया, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, ठीक है। क्वालिफाइंग एन इंडिविजुअल फॉर ए पर्टिकुलर डायग्नोसिस, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस हमारी हो जाती है। बहुत सारे यूज़र जो है DSM ने, उसने जो इस क्राइटेरिया को काफ़ी यूज़फुल माना, क्योंकि इसमें कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे रखी थी किसी भी डिसऑर्डर की। सो यूज़ ऑफ द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया हैज़ इंक्रीज्ड, इसने क्या किया, रिलायबिलिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया, और इससे हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल्स के ऊपर अप्लाई करके जो है सेम डायग्नोसिस कर सकते थे। मतलब कि सपोज़ कोई डिप्रेशन में है या किसी भी प्रॉब्लम में है, तो ऐसे नंबर ऑफ़ पीपल के ऊपर ये चीज़ हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर उनका जो है वो सेट ऑफ क्राइटेरिया हमारे पास बनता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एक ही प्रॉब्लम के बहुत सारे लोगों को फाइंड आउट करना हमें ईजी हो जाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट दीज क्राइटेरियाज आर मेंट टू यूज्ड एज ए गाइडेंस ऑफ द क्लिनिशियन। आपको जो है ये सब करने के लिए किसकी है, हमारे जो क्लिनिशियन है उनकी हेल्प की, गाइडेंस की ज़रूरत होती है। अब हमारा थर्ड क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट से आपको नाम से पता चल रहा है, इसमें क्या है, हमारे को डिटेल स्टडीज़ है। अब इसमें क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव इसमें होगा द टेक्स्ट ऑफ द DSM, इसमें सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया गया है ईच ऑर्डर को, और इसमें सब टाइप्स दी गई है। तो अब हम जब भी हम किसी भी पर्सन की स्टडी करेंगे तो उसमें हमें पर्टिकुलर, जैसे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, उसी तरह से इसमें क्या होगा कि हम उसकी प्रॉपर उसका जो रिकॉर्ड होगा वो लिखेंगे, ठीक है, जिसमें कि उसके बारे में सब कुछ लिखा जाएगा, नेम, कल्चर, एज, जेंडर, फीचर, कोर्स, फैमिली पैटर्न और डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो ये सब किस में आ जाएगा, हमारा डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में आ जाएगा, ठीक है।
अब नेक्स्ट हमारा आता है मल्टी एक्सेल क्लासिफिकेशन। इसमें क्या है, DSM-4 रिकमेंडेड क्लिनिशियन टू एसेस एन इंडिविजुअल मेंटल स्टेट अक्रॉस दी 5 फैक्टर एक्सेसेस। ठीक है, तो अब वो कौन कौन सी है। नंबर 1 क्या है, इसमें एक्सेस 1 है। अब इस एक्सेस 1 में क्या क्या आएगा, क्लिनिकल डिसऑर्डर एंड द अदर कंडीशन दैट मे बी फोकस ऑफ क्लिनिकल अटेंशन। ठीक है, अब एक्सेस 1 में आपको ऐसे ना काफ़ी सारी एक्सेस है, ये आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। तो हमने क्या देखना है, दी एक्सेस 1 क्लिनिकल डिसऑर्डर कैटेगरीज आर फॉलोज। इसमें बहुत सारी डिसऑर्डर्स दी है, इसको आपको एज इट इज़ ही लर्न करना है कि एक्सेस 1 के अंदर हमारी कौन कौन सी कैटेगरीज आती है। वो है डिसऑर्डर यूजुअली फर्स्ट डायग्नोज इन इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड द एडोलेसेंस। तो अब ये काफ़ी सारी है, ये आपको जो है इन्हें खुद देखना होगा। बस मैं सिर्फ बता दूँगी कि इसमें क्योंकि एक पढ़ने का कोई मतलब नहीं, वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। फिर एक्सेस 2 है। एक्सेस 2 में क्या है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एंड द मेंटल रिटार्डेशन। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का मतलब है कि पर्सन का मालएडेप्टिव बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर। तो हमारे एक्सेस 2 के अंदर ये चीज़ आती है और इसके अंदर ये सारे जो है प्रॉब्लम्स है, ये आपको जो लर्न करनी, इतने सारे जो है ये डिसऑर्डर है। अब हमारा एक्सेस 3 है। एक्सेस 3 क्या बताता है, एक्सेस 3 हमारा जनरल मेडिकल कंडीशन। तो ऑल मेडिकल कंडीशन एंड डिजीज दैट मे बी इम्पॉर्टेंट टू द अंडरस्टैंड एंड ट्रीटमेंट। अब उनको समझना, उनको ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ठीक है, इंडिविजुअल मेंटल डिसऑर्डर तो वो किस में आ गया हमारा, उसको प्लेस कर दिया एक्सेस 3 में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हाइपोथायरॉइड, अगर किसी को थायराइड प्रॉब्लम है, वर्ड बी डायरेक्टेड कॉज ऑफ द इंडिविजुअल मूड डिसऑर्डर, सो इट वुड कोड, इसको किस में कोड कर लिया गया हमने, एक्सेस 3 में। तो इसमें क्या होगा, मेडिकल कंडीशन देखेंगे कि मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट द अंडरस्टैंडिंग ट्रीटमेंट ऑफ द मेंटल डिसऑर्डर आर ऑल्सो लिस्टेड इन दी, मतलब कि जो भी हम उसको मेडिकल ट्रीटमेंट है वो किस में आ जाएगा, हमारा एक्सेस 3 में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 4 क्या हमारा, साइको सोशल एंड द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। ठीक है, अब ये इसके अंडर क्या है कि अब देखो साइको सोशल सोशल मतलब कि अपना एनवायरनमेंट एंड प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई है, जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, आउटकम, इसका मतलब ये है कि सोसाइटी से पर्सन को, ये देखो एक प्रॉपर लिस्ट दी है, ये भी आपको खुद ही देखना पड़ेगा। ये है साइको सोशल एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, जैसे कि प्रॉब्लम विद दी प्राइमरी सपोर्ट ग्रुप हो गया। ठीक है, प्रॉब्लम विद दी सोशल एनवायरनमेंट हो गया, एजुकेशन प्रॉब्लम, हाउसिंग प्रॉब्लम, ऑक्यूपेशनल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हमारे क्या है जो हमें सोशली मिल रही है। तो ये प्रॉब्लम है इस कैटेगरी के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब कि इसको कैटेगराइज किया है प्रॉब्लम कैटेगरी, और एग्जाम्पल्स दे रखे हैं कि क्या क्या हो सकती है। जैसे कि डेथ ऑफ द फैमिली मेम्बर, अब उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, इसकी वजह से क्या परेशानी हुई, या सोशल किसी फ्रेंड की डेथ की वजह से क्या प्रॉब्लम हुई, एजुकेशन इलिटरेसी की वजह से क्या दिक्कत हुई। तो ये आपको खुद ही लर्न करना पड़ेगा। ये टेबल, ये प्रॉब्लम है एंड दिस इज़ द एग्जाम्पल्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा एक्सेस 5, ये है ग्लोबल असेसमेंट एंड द रिलेशन फंक्शनिंग। इसमें क्या है, इसमें क्लिनिकल रेट ऑफ द क्लाइंट, करंट लेवल ऑफ द साइकोलॉजी, सोशल एंड द ऑक्यूपेशनल फंक्शन यूजिंग ए 0 to 100 स्केल। अब इसमें ट्रीटमेंट है, इसमें क्या करेगा क्लिनिशियन की एक स्केल यूज़ करेगा जिसमें रेटिंग होगी 0 से लेकर 100 तक। अगर इसकी रेटिंग कम आती है, स्कोर कम आता है, तो ज़रूरी नहीं है कि ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हाई जाता है तो ऑफकोर्स ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्लिनिशियन में इंक्लूड द हाइएस्ट लेवल ऑफ द फंक्शनल अचीव्ड फॉर ए लिस्ट एंड फ्यू मंथ ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग ईयर। द लेवल ऑफ द करंट फंक्शन इंडिकेट द करंट नीड टू ट्रीटमेंट। अब जो उसका रिजल्ट आएगा उससे पता चलेगा कि इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी एक्सेस के बारे में यहाँ पर है, और ये वो स्केल है। ठीक है, जो क्लिनिशियन हमारे यूज़ करेंगे, तो ये भी आपको खुद ही करना पड़ेगा। कोड है 91 से 100 तक है। सीवियरिटी ऑफ द सिम्टम, तो उससे हमें पता चलेगा कि ये सिम्टम है और ये उसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जैसे डेली लाइफ में क्या क्या अगर है सिम्टम्स है, सुपीरियर फंक्शनिंग अक्रॉस वाइड वैरायटी ऑफ द एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ। अब डेली लाइफ के अंदर क्या है, लैक ऑफ सिम्टम, हैंडलिंग लाइफ प्रॉब्लम विदाउट देम, गेटिंग आउट ऑफ हैंड, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एब्सेंट और द मिनिमल, मतलब एंग्जाइटी, तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ पर ये स्केल यूज़ हो गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद आता है हमारा इवैल्यूएशन ऑफ द DSM। अब इस इवैल्यूएशन में भी हमारा क्या आएगा कि इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था, इसको भी नहीं माना गया था। तो इसमें क्या है, दी मेजर इशूज ऑफ क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द DSM-4 आर एस। नंबर 1 क्या है हमारा, वैलिडिटी एंड दी रिलायबिलिटी। ठीक है, द मोस्ट फंडामेंटल साइंटिफिक क्रिटिसिज्म ऑफ DSM कंसर्न दी वैलिडिटी एंड द रिलायबिलिटी ऑफ द डायग्नोसिस, क्योंकि इसमें लैक ऑफ रिलायबिलिटी थी।
हम जिस तरह की सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग ये वर्क नहीं कर पा रहा था, ठीक है, इसमें यही कहा गया है, तो इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था। और इसमें जो है ना ज़्यादा फोकस इस पे लैक ऑफ रिटायरिटी पार्शली बिकॉज डिफरेंट डायग्नोसिस शेयर मैनी क्राइटेरिया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये रिलायबल नहीं था, ठीक है, तो इसको क्रिटिसाइज़ कर दिया गया था कि इसका कोई भी रिलेशन, नो रिलेशन टू एन agreed scientific model of the mental disorder, and therefore the decision taken about its categories were not satisfied scientific one। तो इसका जो डिसीजन है दैट इज़ नॉट साइंटिफिकल, ठीक है, तो हम इस पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। देन नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास, सुपरफिशियल सिम्टम्स। अब इसमें क्या था कि इसको जो डिज़ाइन किया गया था उसमें क्या कंसर्न दिखाया गया कि सिर्फ साइन और सिम्टम्स से ही जो है मेंटल डिसऑर्डर के बारे में कहा गया था, रेदर देन उसका जो अंडरलाइंग कॉज है उसका नहीं पता था। इन्होंने क्या क्लेम किया, इट क्लेम टू कलेक्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ स्टैटिस्टिक्स और क्लिनिकल पैटर्न से ही हमें उसको डाटा कलेक्ट करना है, लेकिन नॉट ऑन द एक्सप्लेनेटरी एक्सप्लेनेटरी बेसिस। तो हमें कैसा पता चलेगा कि सिर्फ हमने न्यूमेरिकल ही थोड़ी ना कलेक्ट करना है, लेकिन पर्सन को क्या प्रॉब्लम है हमें तो पर्टिकुलर वो पता करना था। तो ये भी एक इसका क्या है, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास अनसेटिस्फाइड कैटेगरिकल डिस्टिंक्शन। अब इन्होंने एक और चीज़ कही है कि ये लोग ना ढंग से सेटिस्फाई कर ही नहीं पाए थे हमारे को, जो डिफरेंस होना चाहिए ना नॉर्मल एंड एबनॉर्मल पर्सन में, उसका जो कट ऑफ होता है उसको ये ठीक तरीके से नहीं बता पाए थे, ठीक है, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका एक बहुत बड़ा डीमेरिट हो जाएगा। बाकी आप नेक्स्ट हमारा कल्चर बाइस आ जाएगा, और लास्ट हमारा इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग कंपनीज। आप इसको एक बार खुद रीड कर देना बस। अगर आपको ये इवैल्यूएशन भी आता है तो आपने क्या करना, 3-3-4-4 लाइन जो है सफिशेंट है। तो इसी के साथ हमारा क्या है, सेकेंड चैप्टर भी हमारा फिनिश हो गया है। तो अब नेक्स्ट मैं करवाऊँगी थर्ड चैप्टर, जिसका मुझे लगेगा नोट्स बनाने का, मैं नोट्स बनाऊँगी। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। सो अब मेरा शायद एक प्रैक्टिकल है संडे को, मैं उसका भी आप लोगों को फीडबैक दूँगी, तो जल्द ही लेके आऊँगी नई वीडियो। थैंक यू।